हेलो स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, राइट। उसमें हमने एनालिटिक फंक्शन पे बात की थी। वो थोड़ा सा अभी रह रहा है, उसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ज्यादा नहीं रहता। उसके बाद हम सिंगुलैरिटीज पे बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी और ऐप पे तो मिल ही जाती है, राइट। चलो, मैं शेयर कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इससे पहले हमने नेक्स्ट क्लास में कर लिया होगा एनालिटिक फंक्शन या हार्मोनिक फंक्शन कर लिया था, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया था, फिर से कर लेते हैं। एनालिटिक का ही पार्ट है। मैं इसको बोर्ड के साथ समझा देती हूँ। चलो, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे समझा देखो। पहले मैंने लाप्लास इक्वेशन बताई थी आपको, राइट। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? आपके पास होती है, इसको हम डेल स्क्वायर से यू भी लिख सकते हैं और डेल स्क्वायर वी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको कई पार्शियल्स बोलते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में डेल बोलते थे, जो वो आपकी मर्जी है। और यू एंड वाई, डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये वाली इक्वेशन है, सपोज ये तो आपकी लाप्लास इक्वेशन हो गई। अब लाप्लास इक्वेशन में भी क्या सेंस बनता है कि जो ये पार्शियल्स हैं हमारे, यानी ऑल पार्शियल्स, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, दे ऑल शुड एग्जिस्ट एंड इनका सेकंड ऑर्डर भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ये लाप्लास इक्वेशन हमारे पास बोलता है। इनकेस कोई एफ ऑफ जेड है उस केस में, तो हम बोलेंगे भाई उसका एफ डैश ऑफ जेड भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और उसका डबल डैश भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने करा दिया। अदरवाइज इसकी बहुत ज्यादा थ्योरी एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है लाप्लास इक्वेशन से। और जो आपके लास्ट में जो दिया हुआ है ना, लाप्लास इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये कॉम्प्लेक्स के लिए है। अब आते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या कहता है? जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो इक्वेशन ऑलवेज हार्मोनिक होते हैं। यानी कि वे फंक्शन जो लाप्लास को सेटिस्फाई करेंगे, उनको हम हार्मोनिक फंक्शंस कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने यही कराया हुआ है। अच्छा, वो ही इसमें ट्वाइसली कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। रीजन बिंग अभी बताया मैंने, लाप्लास में भी क्या होता है, आपके पास डबल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस होती है ना। तो यहाँ पे भी अ फंक्शन इज नोन एज हार्मोनिक वेन एवर इट इज ट्वाइसली कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। so कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड ऑल्सो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन दैट इज डेल स्क्वायर यू। अच्छा, यहाँ पे आप यू कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे यू है। डेल स्क्वायर वी एंड डेल स्क्वायर वी, ये डेल स्क्वायर वी को क्या बोल देंगे हम? एक्स स्क्वायर या करली वी डिवाइडेड बाय करली वाई स्क्वायर। इट शुड बी जीरो। बस हार्मोनिक फंक्शन में आपको ये चीज याद रखनी है। अ फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। अच्छा, अब जो मान लो u एंड v है, ये हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनका एक नेम दे देते हैं। हम बोलते हैं कि दे बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। और किस टाइप का? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि यू वी के कॉन्जुगेट होता है और वी यू के कॉन्जुगेट होता है। इसको हम अदर सेंस में कैसे बोल सकते हैं? सपोज यहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड है इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी लिखा हुआ है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब देखना क्या होता है, यानी कि ये नहीं कि आयोटा की जगह नेगेटिव लगा दिया, नहीं। इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस बी से और इसको रहने देंगे यू से। ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इफ फंक्शन इज या इफ फंक्शन सेटिस्फाई द हार्मोनिक कंडीशन। अच्छा, और ये वाली जो कंडीशन है अभी तक तो डन था, यानी कि यहाँ तक हार्मोनिक कब तक था कि भाई लाप्लास इक्वेशन को तो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने हार्मोनिक फंक्शन बोल दिया। लेकिन अंदर आगे जाके हम पढ़ क्या रहे? एनालिटिक। तो फंक्शन कभी भी एनालिटिक है। फंक्शन फर्स्ट शुड बी एनालिटिक। जब एनालिटिक हो जाएगा तब हमारे पास ये कॉन्जुगेट की कंडीशन आती है। ये चीज ध्यान रखना, उसमें एनालिटिसिटी और ऐड करनी है हमें। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इस चैप्टर को, क्योंकि आ गया एमसीक्यू में तो आप बस लगा पाओ और कुछ नहीं है। इफ अ फंक्शन
is an analytic function, then u can be written as such that u and v are harmonic conjugate. Harmonic conjugate का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, conjugate harmonic of u and u is the conjugate harmonic of u, यानी कि ये वाइस वर्सा होता है, ये अपोजिट। ठीक है, तो ये छोटे से एक टॉपिक था, मैंने इंक्लूड कर दिया था। एक बीच में मिलने थॉमस और मेथड है, मिलने थॉमस मेथड। ये एक्चुअली क्या होता है, हम मिलने थॉमस मेथड का यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए, यानी कि किसी कंस्ट्रक्शन करने के लिए एनालिटिक फंक्शन का। तो इसमें ना बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन मिलने थॉमस पे ना मैंने एंड में एक क्वेश्चन ले लिया है सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि मिलने थॉमस होता क्या है। उसमें बस जेड को एक्स से रिप्लेस करना होता है, वाई इक्वल्स टू जीरो। तो मान लो ये वाले पॉइंट भी आपके माइंड में रहेंगे, तो मान लो कोई एमसीक्यू आता है मिलने थॉमस के ऊपर, तो आप उसको डील कर पाएंगे। और एनी हाउ मान लो लेंदी मेथड आएगा मिलने थॉमस से, तो वो वैसे ही आपको डील करना ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि वो लेंदी हो जाता है। तो फिर भी मैंने लास्ट में जब मैंने एमसीक्यू प्लस एक्सरसाइज कराई है ना 50 प्लस जो क्वेश्चन है, उनमें मिलने थॉमस का डाल दिया है। क्योंकि मान लो आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक होगी ना, तो आप देखेंगे कि भी मिलने थॉमस मेथड भी है, ये मैम ने कराया नहीं, इसलिए मैं आपको पहले बस बता रही हूँ। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग आपको हर बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैंने तो यहाँ स्टेटमेंट बेस पे डाल दिया है, एग्जाम में तो स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं इसका बिहेवियर बताऊंगी आपको कि W इक्वल्स टू कोई लॉग Z है, तो आपको बताना है क्या ये फंक्शन एनालिटिक है तो किस पॉइंट पे, नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है। तो ये वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे हम डील करेंगे। ठीक है, इसको समझाती हूँ मैं। एक्चुअली दो फंक्शन है ऐसे, उनसे डील करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना इस वाले एग्जाम्पल को। थोड़े से अलग एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है कि W इज इक्वल्स टू लॉग जेड। आपको बताना है इसका ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो क्यों है या किस पॉइंट पे है, और नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है। इससे हमें नॉलेज भी मिलेगी। एक आपके पास कोई भी लेटर से एफ ऑफ जेड ले लो, इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। इन दोनों फंक्शन की हम एनालिटिसिटी चेक करेंगे, और इसमें से कुछ समझेंगे भी। यहाँ पे सी आर इक्वेशन मैंने बताया था ना, ओनली नेसेसरी कंडीशन एंड नॉट अ सफिशिएंट। तो इन दोनों में भी आप कुछ देखोगे, या स्पेशली इस एग्जांपल में आप देखोगे कि सीआर इक्वेशन तो किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रही है, और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, इस रीजन से वो एनालिटिक फंक्शन कुछ पॉइंट पे नहीं होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल को ना बड़े स्टैंडर्ड सोचना कि ये कोई स्टैंडर्ड आपके वो है क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। इनमें अपने आप को ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे ली है। एक दो प्रॉब्लम्स और हैं, वो मैंने लास्ट में डाल दी हैं इसी टाइप की। ठीक है, सो दैट आपको एक बार कंटेंट माइंड में मिल जाए, और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो बाद में है। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो जितना मेरे से हो पाएगा मैं सारे ऑलमोस्ट करा ही दूंगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। और मुझे ना अपने उसमें ग्रुप बनाया हुआ है भाई, उसमें बता भी दिया करो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ फेस हो रही है, कुछ पढ़ाया हुआ कुछ किसी में दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताना, लेट मी नो। ओके। अच्छा चलो, हम अब लेते हैं ये वाला। W इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड है हमारे पास, राइट। अब हमें इसके एनालिटिसिटी बतानी है। सो अब हमने, अच्छा ये एफ ऑफ जेड ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। किधर गया किधर गया, W इज इक्वल्स टू लॉग जेड लिया है। अब लॉग जेड लेते ही एक तो माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ पे कार्टेशियन पे हम देखेंगे, सो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल दिस वैल्यू। बोल सकते हैं ना, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 MCQ में देखते ही इसको कर सकते हैं हम, लेकिन हमें इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। रीजन बिंग ये और हेल्प और प्रॉब्लम्स में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अदरवाइज इसका 1 उसमें आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो हम लॉग जेड। अब क्या करते हैं, जब लॉग की प्रॉब्लम आती है, हम कुछ इसका आर्ग्यूमेंट फिक्स करके चल लेते हैं, यानी कि -π to π ले लो, 0 to π ले लो, कुछ भी ले लो इसमें। ठीक है, हम लेकिन कार्टेशियन पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे लॉग को, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो लॉग है, मान लो चाहे कॉम्प्लेक्स में हो चाहे कुछ भी हो, फंक्शन मान लो लॉग 0 है, नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता इसका आंसर। और किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग कभी भी डिफाइन होता ही नहीं है। तो मान लो हम log 0 पे इस फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि मान लो मैं इस वाले पॉइंट पे एक सर्कल ऐसे बना लूं, होता है ना हमारे पास z माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो हम माइंड में क्या कर सकते हैं, z माइनस कोई सेंटर है z नॉट पर, इक्वल्स टू सम रेडियस। ठीक है, उस वाले इस एरिया के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट आने चाहिए, एटलीस्ट इवन सारे ऐसे पॉइंट आने चाहिए जिसपे फंक्शन एनालिटिक
हो तभी हम उसको बोल सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे जीरो के ही अराउंड यहाँ पे ले लिया, तो इस वाले पोर्शन पे तो हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा ना जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्लियर कट एट z इज इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, सॉरी नॉट एनालिटिक है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट एनालिटिक है। तो यहीं पे क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन बुक में ये बड़े अच्छे तरीके से ढंग से बताया हो, तो मैं प्रोसीजर भी इसका बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके होते हैं एग्जाम के लिए। अब हम करते कैसे हैं उसको ये देखो। w इज इक्वल्स टू log z लिया। अब यहां से हमारे पास z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और w क्या होता है हमारे पास सम u प्लस आई वी, एज एफ ऑफ z लिखा हुआ है ना हमारे पास। ठीक है, यहां से हमने ले लिया। अब z इक्वल्स टू ही होता है हमारे पास i e पार थीटा, राइट। सो हम यहां से कंसिडर करेंगे log z इज इक्वल्स टू log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू log r इंटू ई पार आई थीटा, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल है इंपॉर्टेंट। यस, आर ई पार थीटा हो गया यहाँ से। अब देखो इसको हम किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले log r प्लस log ई पार आई थीटा, राइट। दिस इज नथिंग बट log r प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आई होप आपको सबको पता होगा, ये डायरेक्ट ई थीटा आ जाता है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे log ई आई पार थीटा है, दिस इज इक्वल्स टू आई पार थीटा, आगे log ई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये आ गया आपके पास आई थीटा। अब देखो ये r क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉडुलस z कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होप सबको ये चीजें पता हूँ। तो यही हमारे पास क्या होता है r, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ से जो ये डिस्टेंस होती है, दिस इज मॉडुलस z विच इज इक्वल्स टू r, एंड दिस इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, और थीटा कितना होता है हमारे पास, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, राइट, आपको पता होगा। नहीं पता तो यहाँ पे लिख लो भाई, y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा है हमारे पास, log x प्लस आई वाई, एंड दिस इज नथिंग बट हमारे पास log z है, और दिस इज नथिंग बट आपका w है, एंड दिस इज नथिंग बट u प्लस आई वी है। ऑन कंपेयरिंग u कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y बाई एक्स। मुझे करने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम आपके पास आ जाएंगे, और जिसका आपको बिहेवियर नहीं पता हो। log z का तो आपको कार्टेशियन पे पता है, बिहेवियर में ये होता है कि जीरो के नियर नेबरहुड में कुछ हमें पॉइंट मिलेंगे नहीं, तो सारे सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहां पे। पर ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो ये आपके पास u और v आ गए। अब यहाँ से हम इसके ux निकालेंगे, vy निकालेंगे, ठीक है, uy और vx निकालेंगे, और CR इक्वेशन देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। u इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा लॉग है भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और v कितना है आपके पास, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, now पहले vx निकाल लेते हैं इसका। vx कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y बाई एक्स करेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज y एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट, कैंसिल, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ से आपके पास वी वाई कितना आ जाएगा, वही 1 प्लस, फॉर्मूले तो आते होंगे ना आपको, मैं मान के चल रही हूँ कि आते हैं और आने भी चाहिए भाई, वाई बाई एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर ऊपर गया, नीचे बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दिस इज 1 और 1/x रिमेन सेम, कैंसिल आउट, सो दिस इज x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसको कर लेते हैं, यू एक्स हाफ 1/x हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डेरिवेटिव तो 2x, ये कैंसिल, सो ये आ जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी को ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो हाफ लॉग x का 1/x, और वाई स्क्वायर को, इसको जब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 2y, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इस प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रही हूँ मैं, वो देखो आप, ये आपके पास आ गया vx, इसकी वैल्यू क्या है पहले वो देखते हैं, ux कितनी है आपके पास, हाँ uy देखना है ना, इसके करस्पॉन्डेंस ये रहा, दिस इज माइनस ऑफ uy, यही है, यानी कि वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई, यही कंडीशन होती है ना हमारे पास, दैट इज इम्प्लाइज यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वी, कौशी रीमान के अकॉर्डिंग, यू एक्स है आपके पास दिस एंड वी एक्स भी आपके पास क्या है सेम, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई हमारे पास आ गया, तो यानी कि सी आर इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। लेकिन क्या ये जो पार्शियल्स आए हमारे पास यू एक्स वी एक्स, जो कौशी रीमान के जितने भी ये चारों पार्शियल्स हैं, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाले सारे फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। देखो x डिवाइडेड बाय दिस, y डिवाइडेड बाय दिस, ऑल पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं सभी जगह कि नीचे डिवाइड में x और y है, तो यानी कि व्हेन x और y कितना है आपके पास 0 0, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन उसके सारे नेबरहुड में, यानी कि इस ओरिजिन को छोड़ के जितने भी आप पॉइंट लेंगे सब जगह वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो इस वाली कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट दैट पॉइंट, ये एक्सेप्टेबल चीज है, राइट। यानी कि ऐसा नहीं कि इस वाले पॉइंट पे हम बता रहे हैं कि एनालिटिक है तो इसके नेबरहुड में ही एनालिटिक ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, तो हम बोल देते हैं नॉट एनालिटिक है। लेकिन हम बोल पा रहे हैं कि ये वाले जो पार्शियल्स हैं ये हमारे पास क्या है, सारे पार्शियल्स कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट ऑरिजिन, एक्सेप्ट ऑरिजिन, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट ऑरिजिन, राइट। सो देखो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है इसका, यानी या कंक्लूजन क्या बनता है हमारे पास, वो देखना है हमें। अच्छा एक और बात, पहले एक रिजल्ट करने से पहले ये चीज बता देती हूँ, हमारे पास u प्लस आई वी का फॉर्मेट था जहाँ पे u हमारे पास आया था हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज tan इनवर्स y बाई एक्स। सो देखो यहाँ पे हम बोल क्या पाएंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट both satisfy CR equation except z equals to 0, ये मैंने ना आपका उसमें स्टेटमेंट में भी लिख दिया, आप देख लेना इसको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये मैंने ना आपको करवाया भी है, मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ रह जाता है तो साथ के साथ कर लेते तो बेटर है। ये रहा पूरा का पूरा, इसका कंक्लूजन यहाँ है, CR equation are satisfy also partial derivative are continuous except 0,0। अब हर चीज एक एक पॉइंट देखो कई बार नहीं लिखी जाती, तो ये चीजें अंडरस्टूड है कि एक्सेप्ट 0 0 क्यों है ये, बिकॉज रीजन भी दिस ऑल आर पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल अपने डोमेन पे तो डिफरेंशिएबल होता है, जब यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन डेरिवेटिव मतलब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं,
log z is analytic everywhere except at z equals to 0. ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग से ही पता था. We can say that the real and imaginary part of this function satisfies CR equation when z is not equals to 0. राइट. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं. ये भी आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों. दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ऑरिजिन ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट. इस टाइप के तो हम एक प्रॉब्लम और कर चुके हैं, क्योंकि CR इक्वेशन वहां पे स्टार्टिंग में कराई थी ना मैंने, व्हेन 2x y = 0 आ रहा था. सेकंड में भी इसी टाइप से आ रहा था. सो CR तो वैसे ही हमारे पास गारंटी होती नहीं है किसी भी चीज की. अब इस वाले इक्वेशन को करेंगे. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए मैं इसको यहीं समझा देती हूँ, थोड़ा ना कैलकुलेशन कम हो जाएगी, आपके लिए ये इजी रहेगा. देखो, ये तो सब वही f of z इज इक्वल्स टू u(x, y) प्लस i v x y. यहाँ पे v वाला जो टर्म है, यानी प्लस आयोटा कुछ है ही नहीं, जीरो है. तो v वाला टर्म कितना है आपके पास, जीरो है. तो ओनली u इक्वल्स टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू जीरो. तो यानी कि vx जीरो आ जाएगा एंड vy भी आपके पास जीरो आ जाएगा. तो इनकी तो हमें हेडेक की नहीं है, लोड ही नहीं है. अब बात करते हैं कि इसको हम ux और uy कैसे निकालें. राइट, ये हमें निकालना है. तो इसके लिए आपके पास देयर इज सम प्रोसेस, वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ. ux यानी कि डेल बाई डेल एक्स इज लिमिट. अब देखो, यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिख रहा है, x कॉमा जीरो. तो यानी कि जीरो के टेंस टू हम कोई भी लिमिट लें तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी. और एल्स हम क्या करते हैं, जो इसकी बेसिक थ्योरी वो ये कहती है कि भाई एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, यानी व्हेन x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो, इसका हमें पहले बिहेवियर चेक करना है, यानी कि ओरिजिन से. फिर हम क्या करते हैं, अलोंग द पाथ भी करेंगे. यानी जब हम किसी फंक्शन का एनालिटिसिटी चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सपोज जीरो जीरो है तो यहाँ से जितने भी हमारे पास पाथ जा रहे हैं, जैसे ये वाला पाथ, ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ये यहाँ से जा रहा है. y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है. कोई एक्स स्क्वायर है, वो भी आपके पास ओरिजिन से पास हो रहा है. कोई एक्स क्यूब है, वो भी आपके पास ओरिजिन से पास हो रहा है. तो जब हमें एनालिटिक फंक्शन चेक करना होता है, तो सपोज ओरिजिन पे हमारे पास कोई मतलब CR इक्वेशन हमने चेक करी है, फिर हम जो डेरिवेटिव चेक करते हैं उसका अलोंग द पाथ चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास ओरिजिन है, तो देखते हैं कि इस ओरिजिन से कौन कौन से कर्व पास हो सकते हैं. तो हमें पता है y इज इक्वल्स टू कुछ एम एक्स टाइप का, या x इज इक्वल्स टू एम वाई टाइप का. कोई एक्स स्क्वायर भी इससे पास हो सकता है, वाई स्क्वायर, यानी कोई भी एक वैल्यू रख के हम उसके एनालिटिक बिहेवियर उसका चेक कर सकते हैं. तो वो अभी हम आगे देखेंगे, पर अभी जो मैंने बता दिया ताकि बाद में चीजें रह ना जाए. अच्छा, अब देखो ये एक और चीज क्यों बतानी थी. अब हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि भाई x टेंस टू जीरो है, तो y कुछ हमारे पास एज अ कांस्टेंट या कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट नहीं सॉरी वेरिएबल लेंगे. इफ y टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल होगा. यानी एक पे बिहेवियर चेक करना है, दूसरे को वेरिएबल लेंगे, और तब हमें ये चीजें निकालनी होती है. सो डेल u बाई डेल x का जो वैल्यू होती है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो u x कॉमा जीरो माइनस u जीरो कॉमा जीरो डिवाइडेड बाय x. अब देखो ये सिमिलर टू किसके है, f ऑफ z आपके पास डेरिवेटिव होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ z माइनस f ऑफ, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें यहाँ पे z नॉट लिख लो, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है वही होता है ना यहाँ पे z माइनस जीरो, या z माइनस z नॉट, ये z टेंस टू जीरो. ठीक है, मैंने कहीं लिख भी दिया, वही यहीं पे लिखा हुआ है. तो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, फंक्शन किस टाइप का हमारे पास, u x कॉमा जीरो, यानी कि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y को हम जीरो कंसिडर करके चल रहे हैं. f एट दैट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ओरिजिन. यहाँ पे x माइनस जीरो, तो ओनली x. तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. दोबारा से डेरिवेटिव क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, a के टर्म्स में ले लो, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है लिमिट z अप्रोचेस टू a f ऑफ z माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाय z माइनस a. जब हम u के रिस्पेक्ट में यानी कि पार्शियली बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन को एक को वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरे को जीरो. यहाँ पे हमें ओरिजिन पे चेक करना है, डिवाइडेड बाय x, और ये आ जाएगा आपके पास डेल u बाई डेल x. ठीक है, अब ये ही डेल u बाई डेल y होता है आपके पास. तो हम क्या करते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो u
एक्स को 0 लेना होता है और इसको वाई 0,0 डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, अब भी वी एक्स भी तो निकालना पड़ेगा। इसमें तो चलो बाय डिफॉल्ट हमें मिल गया 0 0 है, पर होता तो क्या होता, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, वी एक्स दूसरा कांस्टेंट 0, वी 0 डिवाइडेड बाय एक्स, वी बाई डी वाई इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 0, यहाँ पे भी आएगा 0,0 डिवाइडेड बाय एक्स। ये चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, अब देखते हैं, इनको करते हैं। तो ये मैंने देखो यहाँ सॉल्व किया हुआ है, चलो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, यही कर लेते हैं। यू एक्स सेम चीज है। अब देखो हमारे पास यू एक्स वाई कितना है, अंडर रूट मॉडलस एक्स वाई। यू एक्स 0 कैसे निकलेगा, एक्स के प्लेस पे तो एक्स रहने देना, वाई के प्लेस पे 0, तो ये आंसर 0। यू 0 0 निकालना है तो दोनों ही 0, तो भी आंसर 0। तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 और 0 डिवाइडेड बाय एक्स, 0 ही आंसर आना है। यहाँ पे वाई एक ही 0 हो गया, फंक्शन प्रोडक्ट में तो ये भी 0, ये भी ऑब्वियसली 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वाई, ये भी आपके पास 0। और v यानी आयोटा के फॉर्मेट में तो फॉर्म ये था ही नहीं फंक्शन, यानी प्लस आयोटा 0 है, तो v ही आपका 0 है, तो इसका x पार्शियल डेरिवेटिव और y पार्शियल डेरिवेटिव दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ऑल आर 0। ठीक है, तो यानी कि कॉशी इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि एक नेसेसरी कंडीशन है, तो शायद हमारा फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। गारंटी नहीं है अभी भी। ठीक है, ये तो आप बार बार मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी, सब 0 है तो माइनस का तो कुछ सेंस बनता ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक डन। अब मैंने क्या बताया था, हमें चेक करना है कि भाई जो ये पार्शियल्स हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ये कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए ना। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या चेक कर लेते हैं, हम फंक्शन में डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस देख लेते हैं कि जो, या हम इन डायरेक्ट वे में ये बोलते हैं कि हमें ये चेक करना है जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं। जब फंक्शन ही उस कॉन्टिन्यूस होगा या डेरिवेटिव उसका एग्जिस्टेंस में होगा, तो इनडायरेक्ट वे में इसके पार्शियल भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो उसको चेक करने का प्रोसेस हमें क्या निकालना है, एफ एट अ पॉइंट 0 निकालना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 0, ये हमें चेक करना है। अच्छा, अब एक और बात, अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ओरिजिन पे फंक्शन का बिहेवियर हमें चेक करना है, पर हमें जब डेरिवेटिव निकालना है तो 0 के अलावा हमें ये सारी की सारी चीजें भी पता होनी चाहिए ना, कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यानी सबसे पहले तो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्टेंस कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे नहीं करा कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई भी डिलीटेड नेबरहुड यानी इस पॉइंट को हटा दे, फिर भी जो इसके आसपास बिल्कुल माइनर से भी माइनर, लेस देन एप्सिलॉन से भी फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो हर एक पॉइंट पे, तो भी हम बोल सकते हैं भी एनालिटिक है। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन पे एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये वाला, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो इस फंक्शन पे बिहेवियर यानी हमारे पास डेरिवेटिव में एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है। तो अब ये वाला काम कर लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ 0, यहाँ पर लिमिट है भाई, डिवाइडेड बाय जेड, तो फंक्शन रख देते हैं हम एफ डैश ऑफ 0 लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कॉमा वाई माइनस 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे फंक्शन क्या है, 0। आपका एफ ऑफ जेड कितना है, एक्स वाई, तो आप 0 रखोगे एक्स कॉमा 0 तो 0 ही आना है, और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, जेड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, as z approaches to 0 we take some path y is equals to mx। तो जहां पे भी आपके पास क्या है, आपके पास y है, आप वहां पे क्या रख देंगे, mx रख देंगे। 0 और ये कितना होता है आपके पास, x प्लस आयोटा वाई, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट
एक्स स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा, ये भी कितना हो जाएगा एम एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन आएगा, अंडर रूट से बाहर एक्स, अंदर बचेगा आपके पास एम डिवाइडेड बाय वन प्लस आयोटा एम, ये कैंसिल, यानी कि जो हमारे पास लिमिट है वो सिर्फ एम के टर्म्स में आ रही है, यानी हमारे पास सिर्फ एम है, तो जो ये वाली लिमिट एग्जिस्टेंस होगी, यानी जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड होगी, एम पे। अब एम तो क्या है, एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, इट मीन्स दैट लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट ही यूनिक नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इवन दो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाई येट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हैंस नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन। ठीक है, दिखा देती हूँ कहाँ पे मैंने ये पूरा करा होगा, ये सब कुछ मेंशन कर दिया है, ये रहा एफ डैश ऑफ जीरो पे हमने इसका बिहेवियर चेक किया, एक्स कॉमन, द लिमिट डिपेंड अपॉन एम एंड हेंस इज नॉट यूनिक, सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ऑब्वियस है ना, तो नॉट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट जीरो जीरो, हेंस एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जीरो कॉमा जीरो। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अच्छा ये कुछ रिजल्ट है, कर लेते हैं। एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट रियल पार्ट इज कांस्टेंट, याद रखना है, यानी कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन है उसमें सिर्फ आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो जो ये एनालिटिक फंक्शन है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, यानी कि हम सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। An analytic function with constant real part is constant. An analytic function with constant imaginary part is also a constant. ये भी है, इसको आप देख लेना। If u and v are harmonic function in a region R, then u and v are function of x satisfy this Laplace equation, then this is analytic function. ये एक अलग तरीके की लाप्लास इक्वेशन है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि यू वाई माइनस वी एक्स प्लस का आयोटा यू एक्स प्लस वी वाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। अब है जीरोज, जीरोज करा देते हैं, ये वाला, इसके बाद हमारे पास सिंगुलैरिटीज है। ठीक है, मैं एक बार पेज ओपन कर लेते हैं, अब आते हैं जीरो, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। सपोज आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, अब ये फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर है, पॉलिनोमियल है, हर जगह एनालिटिक आएगा, इसको आप ओपन भी कर सकते हो, यानी कि इसको एक्स प्लस आयोटा की फॉर्मेट में, फिर आप वहां से सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराओगे, ये फंक्शन आपका एवरीवेयर एनालिटिक निकलेगा। तो आपको इसके जीरो निकालने हैं, तो जीरो निकालने का मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो रखो, तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू जीरो, तो ये इसके जीरोस आ जाएंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। मान लो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड वन बाई जेड, तो इसके जीरोस आपको निकालने हैं, तो जीरो निकालने का तरीका, एफ ऑफ जेड शुड बी जीरो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, सो वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, ये वाला टर्म कब आएगा, जब आप जेड के प्लेस पे क्या रखोगे, इंफिनिटी, सो इंफिनिटी इज द जीरो ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, दोबारा देखो इसको, मान लो एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू वन बाई जेड, सो दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू वन। ठीक है, यानी कि वन के डिलीटेड नेबरहुड में हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू वन। अब आपको इसके जीरो निकालने हैं, जीरो का मतलब वैल्यू, वो जेड की वैल्यू जिससे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो इसको, आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप रेसिप्रोकल कर लो, वन बाई जीरो
1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो जेड इज इक्वल्स टू इधर शिफ्ट कर दो, सागर में एक बूंद डालो निकालो, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है, इन्फिनिटी है तो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इस फंक्शन को जीरो हमने रखा तो जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी आंसर आया। तो हम बोल देते हैं इन्फिनिटी इज द जीरो ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऐसे भी, ठीक है, होप इट्स क्लियर। एक दो और हम जैसे ये है आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई पार 10z, तो क्या इसका जीरो पॉसिबल है, या ई पार जेड कभी भी जीरो हो सकता है? नो, क्योंकि ई पार जेड कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, हेंस देर इज नो जीरो फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई पार 10z, या नो जीरो एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। आप खुद देखो, मान लो हमने 10z को भी जीरो लिया तो z इज इक्वल्स टू सम n पाई आ जाएगा, पता है ना आपको ये 10z इक्वल्स टू जीरो, तो 10 आपके पास कब कब होता है जीरो, जब 10 n पाई होता है, तो z इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है आ गया। लेकिन ई पार n पाई भी क्या इसको जीरो बना देगा फंक्शन को? नहीं, नॉट पॉसिबल, तो ये वाला फंक्शन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसके जीरो एग्जिस्टेंस में नहीं होते। एक इसकी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है एफ ऑफ जेड, अच्छा जितने भी अभी तक हमने जीरोस निकाले हैं दे ऑल आर ऑर्डर वन, जैसे यहाँ पे 1/1 - z था, और आपके पास क्या था, जेड स्क्वायर था जीरो, यानी कि ऑर्डर कितना है इनके पास, वन ही है। लेकिन आपके पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है होल पावर m फाई ऑफ जेड, सो ऐसी वैल्यू जेड की, लेट अस से जेड जीरो हो जाएगा ना, वेयर दिस फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ ऑर्डर m। अच्छा यहाँ पे ये ऑर्डर टू का था, जेड स्क्वायर एंड ऑर्डर टू, और जो हमारे पास पावर वन के आते हैं जीरोस, उनको हम बोलते हैं सिंपल जीरो। अदरवाइज जितना भी, जैसे आपको आपसे पूछ लिया जाए एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू z - 5 होल पावर 5 है, तो 5 जेड के प्लेस पे 5 रखोगे तो जीरो आंसर आएगा, तो 5 इज अ ऑर्डर ऑफ 5, ठीक है, यानी कि जो जीरो है यहाँ पे 4 ले लो, कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है, तो 5 इज ऑफ ऑर्डर 4, यानी इसका जो जीरो है 5 क्या है, एक जीरो है किस टाइप का, ऑफ ऑर्डर 4। सो अभी तक हमने पूरा एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया है, इस पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसमें हमने लाप्लास हार्मोनिक देखा है, और बिहेवियर चेक करना आना चाहिए हमें, यानी हमने इसका बिहेवियर चेक किया प्रॉब्लम्स का, किस टाइप की हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी कि इसके नेबरहुड में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, सिंगुलैरिटीज आती है, यानी कि वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ सिंगुलैरिटी। अब क्या होता है, कई बार सिंगुलैरिटी जो होती है वो किस टाइप की होती है, हम कुछ सिंगुलैरिटीज को मान लो हमने रीडिफाइन कर दिया, तो हो सकता है उस पॉइंट को छोड़ के वो वाला पूरा वाला फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो रीडिफाइन करके हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एनालिटिक प्रूव कर सकते हैं, या उसके आसपास कुछ चीजें रिमूव करके उस फंक्शन को एनालिटिक प्रूव कर सकते हैं। कुछ केस में होता है भाई कुछ भी कर लो, उसको रीडिफाइन कर दो, उसके आसपास कुछ चीज रिमूव कर दो तो भी कुछ पॉसिबल नहीं होता, तो उस वाले केस में सिंगुलैरिटी को रिमूव ही नहीं कर सकते, तो इस टाइप की कैटेगरी भी होती है हमारे पास सिंगुलैरिटीज की। इन्हीं पे ही हम कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, होते यही है सिंगुलैरिटी। हमारे पास टू टाइप होते हैं इसके, एक होगा आपके पास आइसोलेटेड, एक होता है नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, यानी कि किसी भी आपके डोमेन लगा लो या कोई डिस्क लगा लो, इस वाले पॉइंट के
को छोड़ के सब जगह पॉइंट क्या है आपके पास, एनालिटिक है। सिर्फ दिक्कत क्या है, सिर्फ एक इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके या रीडिफाइन करके हम इस फंक्शन को एनालिटिक बना पाए तो उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी या रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर पार्ट को हम जीरो रख दें, वैसे लॉरेंट से हम इसको कनेक्ट करेंगे, जहां पे फंक्शन क्या हो, एग्जिस्टेंस में ना हो। ठीक है, यानी कि फंक्शन को नहीं बना सकते, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस वो फंक्शन रिमूव नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से सिंगुलैरिटी है पोल। और क्या है, एक असेंशियल। इसमें एक्चुअली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे चेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। असेंशियल सिंगुलैरिटी थर्ड टाइप होता है, जहां पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे हमारे पास क्या होती है, सिंगुलैरिटी होती है। नॉन आइसोलेटेड का मतलब कि किसी डिस्क में इस वाले पॉइंट को छोड़ के भी, यहाँ पे तो वन एंड ओनली वन या फाइनाइट नंबर टर्म्स की बात करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ के काफी सारी सिंगुलैरिटी है, यानी कि मोर देन वन, तो उसको हम नॉन आइसोलेटेड, जैसे आइसोलेटेड का मतलब ऐसे भी होता है ना, वन एंड ओनली वन, अकेला, और यहाँ पे मैनी, नॉन आइसोलेटेड। तो ये इसके टाइप है, वो करेंगे हम। यानी कि आइसोलेटेड में कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, रिमूवेबल, होल और असेंशियल। नॉन आइसोलेटेड अपनी अलग है, इसी को ही हम नॉन असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो पूरी एक क्लास लगेगी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लॉरेंट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं लॉरेंट बताऊंगी आपको, अभी भी बता दूंगी, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा से तो कराना ही है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उससे डील करेंगे। लॉरेंट सीरीज पे थोड़ा सा है, फिर हम उस पर सिंगुलैरिटी पे चलेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो इसका सिंगुलैरिटी ही है, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम करेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला और भी फिर रेसिड्यू, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्लास रिकॉर्ड करने की और आप तक पहुंचाने की। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।